नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना बीबीआर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में गुलाम वंश, और गुलाम वंश में हम देखते हैं तो हमारी सीरीज चल रही थी गुलाम वंश से ही संबंधित। जैसे कि हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक हम पढ़ चुके थे इससे पहले वीडियो में, और इल्तुतमिश पढ़ चुके हैं। और इल्तुतमिश के बाद जो अगला पार्ट आता है वो कह सकते हैं वो रकनुद्दीन फिरोज आता है। मैंने जैसे आपको बताए थे सारे राजाओं के नाम लिखे थे, तो उसी सीरीज को हम पूरा कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक भी शासक हमने नहीं छोड़ा है, जैसे क्रम बाई क्रम हम पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही क्रम अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश के बाद बताते हैं कि इल्तुतमिश का पुत्र रकनुद्दीन फिरोज राजगद्दी संभालेगा। और उसके साथ ही हम देखेंगे रजिया सुल्ताना को भी, क्योंकि रजिया सुल्ताना भी क्या है, इल्तुतमिश की लड़की है, और वो क्या करेगी, शासन करेगी दिल्ली सल्तनत पे। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि अगर रजिया सुल्ताना कंप्लीट हो पाएगी आज, तो मैं कोशिश करूंगा रजिया सुल्ताना के साथ कंप्लीट करने के बाद कुछ अन्य शासकों को भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो गुलाम वंश ही है। और गुलाम वंश के अंतर्गत हम जो पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश अगर हम बात करते हैं तो गुलाम वंश चला है 1206 से 1290 तक। और इसी गुलाम वंश में हम पढ़ चुके थे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, और हमने पढ़ा था आराम शाह के बाद इल्तुतमिश को। अब देखिएगा हम कहानी रूप में पढ़ रहे थे, तो कहानी आपको मैं समझता हूं कि अगर आपने सारे पार्ट देखे होंगे तो ये जो हम पार्ट आज पढ़ा रहे हैं आपको, तो मैं समझता हूं कि ये भी समझ में आ जाएगा। तो आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा गुलाम वंश के अंतर्गत ही, वो है रकनुद्दीन फिरोज। वो कौन सा है? रकनुद्दीन फिरोज। अब रकनुद्दीन फिरोज की अगर हम बात करते हैं तो रकनुद्दीन फिरोज की शासन काल अगर हम देखें तो 1236 से 36 तक रहा है। अब भाई रकनुद्दीन फिरोज की कहानी क्या है, क्योंकि यहां से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो कहानी आप सुनते रहें कि कहानी भाई चल क्या रही है। तो कहानी के तौर पे ही आपको पता रहेगा कि भाई गुलाम वंश बाकी में हमें समझ में आया या नहीं आया। तो कहानी को देखते रहें, और जो क्वेश्चन आपको लगे कि यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो देखिएगा रकनुद्दीन फिरोज का जो शासन काल है वो ज्यादा लंबा समय नहीं है। वो कितना है? वो है 1236 में आया और 1236 में चला गया। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद रजिया सुल्ताना हम पढ़ेंगे, तो रजिया सुल्ताना की कहानी भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले छोटा सा 10-5 मिनट का टॉपिक है, वो रकनुद्दीन फिरोज का है। तो वो कहानी क्या है कि इल्तुतमिश के मरने के बाद कहानी क्या हुई है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं जो रकनुद्दीन फिरोज है, इस रकनुद्दीन फिरोज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पुत्र है वो किसका है? इल्तुतमिश का। किसका पुत्र है ये? इल्तुतमिश का। अब इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं तो जो रकनुद्दीन फिरोज है, बताते हैं कि भाई ये रकनुद्दीन फिरोज जैसे आराम शाह हमने देखा था कि भाई विलास जीवन जीना, और कह सकते हैं कि रानियों से अत्यधिक प्रेम करना, उनके साथ मतलब एक तरह से कुछ अत्याचार जैसी घटनाएं भी हमने आराम शाह के बारे में देखी थी। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो जब रकनुद्दीन फिरोज एक इतने महान सुल्तान का राजा, कह सकते हैं सुल्तान का पुत्र है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई कहानी होगी। तो वो कहानी क्या है देखिएगा दोस्तों। इसकी बात अगर हम करते हैं तो इल्तुतमिश के मरने के बाद बताते हैं कि इल्तुतमिश का अगला उत्तराधिकारी रकनुद्दीन फिरोज को चुना जाता है। लेकिन रकनुद्दीन फिरोज की अगर हम और बात देखते हैं तो जब रकनुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है कुछ समय के लिए, 2-4 महीने के लिए, तो बताते हैं कि इसी रकनुद्दीन फिरोज की, इस रकनुद्दीन फिरोज की माता शाह तुर्कान, कह सकते हैं शाह तुर्कान कोई और नहीं थी, वो इल्तुतमिश की पत्नी थी।
अब देखिएगा शाह तुर्कान किसकी माता है? आपके रकनुद्दीन फिरोज की, और इल्तुतमिश की क्या है? पत्नी है। तो उस बीच में अगर हम बात करते हैं तो जब रकनुद्दीन फिरोज राजा बनता है, सुल्तान बनता है, तो बताते हैं कि इसी रकनुद्दीन फिरोज की सारी शक्तियां किसके हाथ में जाती हैं? इसी रकनुद्दीन फिरोज की सारी शक्तियां हत्या लेती है कौन? शाह तुर्कान। सारी शक्ति इसी के कब्जे में आ जाती है। और बताते हैं कि जो शाह तुर्कान थी वो दिन प्रतिदिन क्या करती है? एक तरह से अत्याचार करने लगती है। अगर हम बात करते हैं और इसी रकनुद्दीन फिरोज की, तो रकनुद्दीन फिरोज की उम्र भी अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा उम्र नहीं थी इसकी। इसकी जो उम्र थी रकनुद्दीन फिरोज की, तो इसकी मात्र 17 वर्ष आयु थी। अब 17 वर्ष की आयु में बताते हैं कि ये सुल्तान बना है, और बताते हैं कि क्या शासन कर पाएगा? तो शासन करने का हमें पता चल चुका है कि जिसकी सारी शक्तियां किसके हाथ में आ चुकी थी? शाह तुर्कान के। और शाह तुर्कान नहीं चाहती थी कि इल्तुतमिश की जो अन्य पत्नी थी, जैसे कि अन्य पत्नियों की अगर हम बात करते हैं, उनके पुत्र या पुत्रियों को शासन करने की इसकी अनुमति नहीं थी। शाह तुर्कान की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही चतुर महिला थी। इसको शासन तो नहीं आता था करना, लेकिन अपने आप को बहुत चतुर समझती थी। इसीलिए बताते हैं कि जब ये आपका कह सकते हैं कि रकनुद्दीन फिरोज राजा बना, तो राजा बनने के बाद बताते हैं कि इसको पता था कि जब तक रजिया सुल्ताना कोई और नहीं है, वो इल्तुतमिश की पुत्री है। क्योंकि रजिया सुल्ताना की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं इल्तुतमिश के बाद अगला उत्तराधिकारी भी वो बन सकती थी। लेकिन बताते हैं कि ये नियम नहीं था कि कोई महिला दिल्ली पे शासन करे, या कह सकते हैं कि भारत की वो शासिका बने। इसी आधार पर अगर हम देखते हुए तो इल्तुतमिश का कोई बड़ा पुत्र नहीं था, बड़ा पुत्र यही था आपका कह सकते हैं रकनुद्दीन फिरोज। इसीलिए तुर्की अमीर सरदारों ने इल्तुतमिश के पुत्र रकनुद्दीन फिरोज का राज्याभिषेक करा दिया। और राज्याभिषेक करने के बाद बताते हैं कि इसी भाई ने, रकनुद्दीन फिरोज ने, दिन प्रतिदिन जैसे आराम शाह ने हत्याएं करनी स्टार्ट कर दी थी, वैसे ही बताते हैं कि इसने भी हत्या करनी शुरुआत कर देती है। और अंत में जाकर पता यह चलता है कि एक षड्यंत्र में रजिया सुल्ताना को बंदी बनाया जाता है। लेकिन बताते हैं कि रजिया सुल्ताना किसी कारण बताते हैं कि रकनुद्दीन फिरोज की माता शाह तुर्कान के हाथों से बच जाती है। और अंत में जाकर पता यह चलता है कि रजिया सुल्ताना के द्वारा ही क्या हो जाता है? इस विद्रोह का या इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होता है। और ये अमीर सरदार तय करते हैं कि रकनुद्दीन फिरोज को राजा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। बताते हैं कि कुछ बहुत अन्य घटनाएं होती, लूटपाट जैसी घटनाएं होने लगी थी रकनुद्दीन फिरोज के शासनकाल में, क्योंकि राजा था लेकिन नामात्र का राजा था। सारी शक्तियां शाह तुर्कान के हाथों में पहुंच चुकी थी। इसीलिए बताते हैं कि तुर्की अमीर सरदार ये निर्णय लेते हैं कि शाह तुर्कान को तुरंत ही दरबार में पेश किया जाए। और पेश करने के बाद बताते हैं कि इसका षड्यंत्र का क्लियर हो जाता है कि जो षड्यंत्र रजिया सुल्ताना के खिलाफ चलाया था वो शाह तुर्कान ने ही चलाया था। और इस तरह से पता चलता है कि रकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। कुछ किताबों में यह लिखा हुआ है कि रकनुद्दीन फिरोज की दोनों आंखें फोड़वा दी जाती हैं। और बताते हैं कि इन दोनों की मृत्यु ही क्या हो जाती है? जेल में हो जाती है। और इस तरह से पता चलता है कि जो इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी बनने गया था रकनुद्दीन फिरोज, अब कोई ऐसा उसका पुत्र नहीं है जो कि क्या कर सके? राजा बन सके, सुल्तान बन सके, या दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ा सके। अब देखिएगा कहानी कहां आ जाती है, वहीं उसके कह सकते हैं कि रजिया सुल्ताना की। अब रजिया सुल्ताना की कहानी क्या है, तो मैं रजिया सुल्ताना का इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रजिया सुल्ताना की कहानी क्या है। देखिएगा तो यहां से क्या क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो एक आध क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि बताइएगा इल्तुतमिश के मरने के बाद कौन सुल्तान बना था? तो सीधा बताएंगे रकनुद्दीन फिरोज बना था। एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन सकता है यहां से। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल कब से कब तक है? तो आप बताएंगे 1236 से 1236 तक रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और क्या क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रकनुद्दीन फिरोज की सारी शक्तियां किसके हाथों में थी? तो आप बताएंगे उसी इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान के। अच्छा, और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? देखिएगा यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइएगा ऐसे कौन से दिल्ली सल्तनत के दो व्यक्ति थे, अयोग्य राजा थे या अयोग्य सुल्तान थे, जिनकी
मृत्यु जेल के अंदर हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। तो यही बता रहा कि शाहदुर खान है और आपका कौन हो गया, रकनुद्दीन फिरोज। मतलब यहां से क्वेश्चन आज तक बने तो नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि यहां से बन भी सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। रकनुद्दीन फिरोज का जो टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है। अब देखिएगा अगला जो शासिका बनती है वो रजिया सुल्ताना बनती है। और रजिया सुल्ताना को हम जानते हैं कि रजिया सुल्ताना एक भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका मानी जाती है। कह सकते हैं कि उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है। और बताते हैं कि हमने इसका शासनकाल अगर हम देखते हैं तो इसका शासनकाल बड़ा ही कह सकते हैं कठिन शासनकाल था। कह सकते हैं कि बड़ा ही कठोर तरीके से शासन करती थी, पुरुषों की भांति शासन करती थी। उसी की कहानी हमें जानेंगे, रजिया सुल्ताना की कहानी क्या है, और देखते हैं रजिया सुल्ताना के बारे में। अगला जो टॉपिक है इसी गुलाम वंश में हेडिंग डालेंगे रजिया सुल्ताना। रजिया अब देखिएगा रजिया सुल्ताना है, सुल्ताना क्यों लिखते हैं तो याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा गया है और पूछा भी जा सकता है कि इल्तुतमिश के बाद सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाली कौन है, रजिया सुल्ताना। इसीलिए इसका आगे क्या लगा है, रजिया। तो रजिया सुल्ताना क्यों रखा गया भैया, तो वह था सुल्तान की उपाधि लेती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका, पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश के बाद किसने क्या बनाई थी, सुल्तान की उपाधि ली थी। तो वो कोई और नहीं थी, सुल्ताना इसके आगे लगता था और इसकी उपाधि भी मानी जाती है। अब देखिए रजिया सुल्ताना का जो कार्यकाल है वो कितना है भाई, 1236 से 40। मात्र 4 वर्ष ही शासन किया है इस रजिया बिचारी ने। अब देखिएगा रजिया की अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं रजिया सुल्ताना का क्या है प्रारंभिक जीवन। तो प्रारंभिक जीवन क्या है रजिया सुल्ताना का, तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि रजिया सुल्ताना बचपन से ही बहुत ही चतुर महिला थी। कह सकते हैं कि इल्तुतमिश की एक ऐसी मतलब एक कह सकते हैं कि एक लड़की वाले गुण इसके अंदर नहीं थे। हमेशा बताते हैं कि इल्तुतमिश के शासनकाल में राजपाट में बहुत ही क्या रखती थी रजिया सुल्ताना, एक रुचि रखती थी। और कह सकते हैं कि इसको एक तरह से सैन्य अभियान सीखने की, घुड़सवारी सीखने की बड़ी ही मतलब रुचि रखती थी। इसीलिए बताते हैं कि जब इल्तुतमिश अपना कोई कार्य करता था, राज्य सभा में बैठा करता था, अपना दरबार लगाता था, उस दरबार में बताते हैं कि रजिया सुल्ताना खुद एक तरह से इल्तुतमिश के पास बैठा करती थी। वो सारी बातें इल्तुतमिश की सुना करती थी। और इसीलिए बताते हैं कि इस रजिया के अंदर इल्तुतमिश के वो सारे गुण थे जो दिल्ली की जनता को चाहिए थे। कह सकते हैं कि इसी रजिया की अगर हम और बात करते हैं तो रजिया सुल्ताना भी एक तरह से अगर हम देखते हैं तो अपने पिता के काल में एक लाल वस्त्र धारण करके भी कभी कभी आया करती थी। क्यों आया करती थी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं शायद नहीं बता पाया था इल्तुतमिश के टॉपिक में, क्योंकि इल्तुतमिश के शासन काल का जो न्याय का प्रतीक चिन्ह था वो लाल वस्त्र था। लाल वस्त्र पहनकर ही इल्तुतमिश क्या करता था, दरबार में न्याय करता था। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो इसी रजिया को भी हम देखते हैं लाल वस्त्र पहने हुए। अंत में जाकर हमें यह भी पता चलता है रजिया सुल्ताना की कि एक घुड़सवारी के साथ साथ तलवार विद्या भी इस पे आती थी। लेकिन वो निपुण अभी नहीं थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना की वो आयु नहीं थी जो कि वो अपने पिता के कार्य मरने के बाद क्या कर सके, वो शासन कर सके। लेकिन बताते हैं कि जिस समय रजिया एक तरह से अपने पिता के शासनकाल में एक अपने पिता का हाथ बटाती थी, उधर अगर हम बात करते हैं तो रकनुद्दीन फिरोज में वो गुण नहीं थे। लेकिन एक नियम था मुस्लिम आधार का कि कोई मुस्लिम शासिका नहीं बन सकती, कोई महिला शासन नहीं कर सकती। उस आधार पर कुछ समय के लिए उसको बैठा दिया गया था। लेकिन जब रकनुद्दीन फिरोज की सारी शक्तियां एक शाह तुर्कान के हाथों में आने लगती हैं तो कहीं ना कहीं तुर्की लोगों के दिमाग में यह बात होती है कि इससे अच्छा तो ऐसा हो कि रजिया सुल्ताना को भी क्या बना दिया जाए, राजा बना दिया जाए। इल्तुतमिश के उसके अंदर सारे गुण भी हैं। तो बताते हैं कि मित्रों कुछ ही तुर्की सरदारों के द्वारा या मौलवी काजियों के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि अब जो अगला उत्तराधिकारी वो कोई सुल्तान नहीं हो गया, सुल्तान नहीं होगा, वो क्या होगा, एक शासिका होगी और महिला शासिका होगी। उसका नाम है रजिया सुल्ताना।
ये घोषणा हो चुकी थी सभी के सामने। लेकिन अगर हम बात करते हैं रजिया सुल्ताना की, क्या रजिया सुल्ताना शासन कर पाएगी? क्या रजिया सुल्ताना अपने पिता के जैसा शासन कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। तो वो आखिर उसके विद्रोह शासन काल में इतना विद्रोह हुआ क्या, वो घटना भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं रजिया सुल्ताना का टॉपिक क्या कहता है। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब रजिया सुल्ताना शासिका बनती है, कब बनती है? 1236 ईस्वी में। तो भाई 1236 ईस्वी में जब शासिका बनती है तो बताते हैं कि इस रजिया की सबसे पहले रजिया ने यही कहा कि मुझे अपने पिता जैसा शासन चलाना है, ना कि रुकनुद्दीन फिरोज जैसा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो रुकनुद्दीन फिरोज के शासन काल में एक कह सकते हैं कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, राजनीतिक सत्ता बिगड़ चुकी थी, कोई भी मतलब कानून नियम नहीं था। उसीलिए बताते हैं कि इसने यही कहा था रजिया ने कि मुझे अपने पिता के जैसा शासन करना है। अब पिता के जैसा शासन करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई नया। अब नया क्या करेगी रजिया सुल्ताना? तो भाई सबसे पहले इसी रजिया ने दिमाग लगाया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि लगे कि मैं पुरुष के भांति शासन करूं, लगे कि दरबारियों को कि कोई महिला शासन नहीं कर रही है, एक पुरुष ही शासन कर रहा है, एक इल्तुतमिश ही शासन कर रहा है। तो भाई सबसे पहले इसी रजिया ने सबसे पहले एक सैलून की दुकान पे गई। कहां गई रजिया? रजिया गई सैलून की दुकान पे, और दुकान पे जाने के बाद इसने बताते हैं कि अपने बाल कटवा दिए। सबसे पहले इसने बताते हैं कि अपने बाल कटवा दिए, और बताते हैं कि इसने जो हेयर कटवाए तो वो कैसे कटवाए? सिर्फ अपने पिता के जैसे। अब पता चला कि भाई जब कोई महिला किसी सैलून की दुकान पे जाएगी तो आपको भी पता है कि भाई सैलून वाला भी चौंक जाएगा कि यार एक महिला आई और अपने बाल कटवा रही है भाई। तो कहीं ना कहीं उसको भी लगेगा कि कुछ ना कुछ नया है। तो नया कुछ और नहीं था, वो पुरुषों जैसा शासन करना चाहती है। रजिया ने भाई सैलून की दुकान पे जाकर, ले 500 रुपए दे रही हूं, जल्दी से मेरा क्या काट दे, बाल काट दे। और बाल काटने के बाद बताते हैं कि रजिया ने एक तरह से क्या करा, एक पुरुषों जैसे कपड़े पहने अपने पिता के जैसे। और बताते हैं कि सेम रजिया का जो चेहरा लगता था वो एक पुरुषों जैसा ही लगता था। किसी को नहीं पता था कि रजिया ऐसा बड़ा कदम उठाएगी, लेकिन बताते हैं इस अपने बाल कटवाकर और अपने पिता का जो मुकुट था, जो मुखोटा था टोपी वाला, वो पहनकर क्या होती है कि जब भाई रजिया की अगर हम बात करते हैं, इसी रजिया की बिल्कुल तैयार होगी रजिया अपने पिता के जैसा। और बताते हैं कि ये जो दरबार है, मान लीजिएगा भाई इस दरबार में अगर हम बात करते हैं, रजिया ने जो एंट्री करी मलिका शेरावत जैसी, तो पता चलता है कि भाई रजिया जब दरबार में, यहां पर देखिएगा एक दरबारी यहां बैठा, एक यहां बैठा और एक यहां बैठा, और एक दरबारी यहां बैठा और एक दरबारी यहां बैठा, मौलवी, काजी, बड़े बड़े विद्वान लोग बताते हैं कि एक देखना चाहते थे कि रजिया क्या करेगी, रजिया कैसा शासन करेगी, एक महिला का शासन झेलने जा रहे हैं ये लोग। तो भाई जब रजिया यहां से दरबार से गुजरती है तो देखिएगा यहां पर ये मौलवी जो था, इस मौलवी की अगर हम बात करते हैं तो इसके सबसे पहले होश उड़ गए कि भाई रजिया है या कोई रज्जू है, रजिया है या फिर रज्जू है। होश उड़ गए मौलवी के। और रजिया भाई यहां से एंट्री करने के बाद फिर से यहां पर पहुंचती तो पता चलता है कि यहां पर काजी बैठा। काजी भैया, काजी भी खड़ा हो गया कि भाई ये कोई और ही मामला है। पता चलता है कि रजिया फिर आगे चली तो पता चलता है कि भाई यहां पर सूफी संत बैठा। इसे भी टेंशन होने लगी कि भाई रजिया ही है कुछ या कोई और ही है भाई। अब सारे दरबारी खड़े के खड़े रह गए, सन्न के सन्न रह गए, बोले कि भाई यू क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो वही रजिया है। अब रजिया तो भाई पुरुषों के भांति शासन करना चाहती थी, रजिया तो अपने पिता जैसा शासन करना चाहती थी। उसे क्या मतलब कि कोई काजी हो, मौलवी हो, क्या हो, अरे उन्हीं के द्वारा तो क्या बनाया गया है, रजिया को सुल्तान बनाया गया है।
अब मौलवी काजी भी माथे पर सर बैठ गए, बोले कि भाई यो लड़की बड़ी बदतमीज है। मुस्लिम आधार का कह सकते हैं, बिना नकाब के रजिया सुल्ताना दरबार में जिस समय पेश होती है तो तुर्की लोग जो गुलाम थे, वही गुलाम जो इल्तुतमिश ने बनाए थे, वो भी एक तरह से कानों पे हाथ रख जाते हैं कि हाय अल्लाह ये क्या हो गया। रजिया तो बड़ी बदतमीज महिला, लेकिन बताते हैं कि रजिया ने ना इसकी सुनी, ना काजी की सुनी, ना मौलवी की सुनी और ना ही गुलामों की सुनी, और बताते हैं कि जाकर बैठ गई कहां पर, ये ले सिंहासन पर। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा रजिया सुल्ताना तो सिंहासन पर बैठ गई, और जब सिंहासन पर रजिया बैठी तो देखिएगा रजिया का जो कार्यकाल था, रजिया का जो शासन था, क्योंकि इल्तुतमिश के काल में हम कह सकते हैं कि व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, लेकिन जब रकनुद्दीन फिरोज शासक बना था तो बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो रकनुद्दीन फिरोज का समर्थन करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि रजिया को चाहते थे कि रजिया क्या बने, शासिका बने। तो रजिया ने सबसे पहले उन्हीं शत्रुओं का विनाश करा, और उन्हीं को बताते हैं कि जो यहां पर मौलवी काजी ऊपर अपने सिंहासन पर बैठे थे उनको नीचे उतार देती है और सभी का दरबार लगा देती है नीचे बैठकर कि मेरे दरबार में कोई भी मेरे सामने सिंहासन पर या राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। इतना कठिन था इस रजिया का कह सकते हैं कि शासनकाल। तो आखिर जब रजिया का बताते हैं कि शासनकाल ऐसा था तो आखिर विद्रोह क्यों हुआ, तो विद्रोह की जड़ बन चुकी थी, विद्रोह की नींव बन चुकी थी, रखी गई थी। वो नींव कैसे रखी गई, तो जब एंट्री रजिया ने यहां से करी तो देखिएगा मौलवी ने विद्रोह किया, काजी ने विद्रोह किया, सूफी संतों ने विद्रोह किया, गुलामों ने विद्रोह किया। वही गुलाम जो कि रजिया से बहुत अत्यधिक प्रेम भी करते थे उस समय, लेकिन अब यही गुलाम रजिया से क्या करते हैं, इतना ही घृणा करते हैं और रजिया को नहीं चाहते हैं कि रजिया क्या बने, एक तरह से अगली शासिका बने, या इसको राज दरबार में बैठने का या सिंहासन पर बैठने का इसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बताते हैं कि रजिया का कार्यकाल इतना बढ़िया रहा, इतनी अच्छी व्यवस्था रही, लूटपाट बंद हो गई, कुछ जैसे कि कुछ अन्य विद्रोह हुआ करते थे रजिया के शासनकाल में, सब पे इनने शिकंजा कस दिया। अब रजिया के काल में कुछ बताते हैं कि कुछ अन्य घटनाएं थी, तो रजिया का विद्रोह क्यों हुआ, वास्तविक कारण क्या था, तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो कारण यही था कि बिना नकाब के ये दरबार में एंट्री किया, और दूसरा और क्या था, तो दूसरा यही था कि भाई लोग इसके शासनकाल में ये तैयार हो चुके थे, वो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं रजिया सुल्ताना को एक तरह से किसी विद्रोह में, किसी आरोप में इसको कैद किया जाए, इसको राजगद्दी से उतारा जाए किसी भी हालात में। तो वो कहानी क्या है, तो उस कहानी का विद्रोह मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कहानी वास्तविक रूप से है क्या। देखिएगा यहां से समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं कि सभी को। अब रजिया सुल्ताना की और क्या कहानी है भाई, तो देखिएगा अगर हम रजिया की बात करें, रजिया ये तो है भाई रजिया। बताते हैं कि रजिया के कार्यकाल में दो व्यक्तियों की एंट्री होती है, दो व्यक्तियों की एंट्री होती है रजिया के। जब रजिया सिंहासन पर बैठती है तो उसके कार्यकाल में दो ही व्यक्ति चर्चा में आते हैं, दो ही व्यक्ति लाइट में आते हैं। वो व्यक्ति कौन थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति तो था याकूत मलिक। अब ये कहां से आ गया भाई, अभी तो हमने इसका जिक्र सुना नहीं था। अरे बहुत ही बढ़िया आदमी है भाई ये, इसकी मैं कहानी बताऊंगा अभी। एक व्यक्ति रजिया के कार्यकाल में एक व्यक्ति की एंट्री होती है याकूत मलिक, और एक व्यक्ति की एंट्री होती है अल्तुनिया। पूरा इतिहास उठा लीजिएगा, रजिया के कार्यकाल में अगर कोई ज्यादा प्रभावशाली कोई व्यक्ति रहे हैं, या कह सकते हैं कि जो रजिया जिनसे अत्यधिक क्या थी, वो प्रभावित थी इनकी निपुणता से, वो है अल्तुनिया, और एक क्या है, याकूत मलिक। अब याकूत मलिक कौन है, तो याकूत मलिक कोई और नहीं है दोस्तों, याकूत मलिक रजिया सुल्ताना के शासनकाल का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति है। कह सकते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है कि बताते हैं कि इल्तुतमिश के शासन काल में तो इसकी निपुणता थी। ये व्यक्ति बताते हैं कि
अपनी योग्यता के बल पर एक छोटे से पद तक, कह सकते हैं कि एक वजीर के पद तक पहुंच गया था, यही याकूत मलिक। अब ये व्यक्ति कौन है, तो इसको मैं बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति कोई और नहीं है, इसको बनाया गया था एक सूबेदार। और ये सूबेदार कहां का है, भटिंडा। तो अल्तुनिया कहां का सूबेदार है, भटिंडा का। ये कौन है, ये इसका वजीर है। और बताते हैं कि इसका, कुछ लोग कहते हैं कि रजिया किससे प्रेम करती थी, याकूत मलिक से। वो कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, देखिएगा ध्यानपूर्वक। इस रजिया की अगर हम बात करते हैं तो इसको शौक था, इसके शौक की अगर हम बात करते हैं, इसको क्या क्या शौक थे। इसको शौक था इल्तुतमिश के शासनकाल में घुड़सवारी, क्योंकि घुड़सवारी का बहुत शौकीन था रजिया सुल्ताना को। अच्छा, दूसरा क्या शौक था भाई इसको, तलवार विद्या, तलवारबाजी। तलवारबाजी का रजिया सुल्ताना को बहुत शौक था। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तीरबाजी, और चौथा अगर हम बात करते हैं भालाबाजी। ये बताते हैं कि बचपन से ही बड़ा ही, कह सकते हैं, इसके प्रिय शौक थे, शौक मान लीजिएगा, इनमें रुचि रखती थी। और बताते हैं कि इल्तुतमिश के कार्यकाल में ये व्यक्ति इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानता था। घुड़सवारी याकूत मलिक अच्छे से जानता है, तलवार विद्या याकूत मलिक। कोई भी अगर व्यक्ति मान लीजिएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में कोई तलवार विद्या सीखना चाहता है तो यही होता था, इल्तुतमिश यही कहता कि भाई पकड़ लो किसको, याकूत मलिक को। तलवार किसी को सीखनी है, पकड़ लो किसको भैया, याकूत मलिक को। उसी बीच में जिद रटने लगती है, जिद लगा लेती है रजिया सुल्ताना कि मुझे पिताजी क्या सीखना है, मुझे भी घुड़सवारी सीखनी है। तो बताते हैं कि ये भी बेचारा इल्तुतमिश कहता है चलो ठीक है भाई, किसको पकड़ लो, याकूत मलिक को। अब बताते हैं कि जब रजिया सुल्ताना घुड़सवारी सीखती है याकूत मलिक से, तो बताते हैं कि याकूत मलिक एक, कह सकते हैं, 7 फीटा आदमी, बहुत ताकत भर व्यक्ति था ये। और इसकी खास बात थी, कह सकते हैं, एक तो ये काला था भाई, इसका जो रंग था वो काला था। उधर अगर हम बात करते हैं तो देखने में याकूत मलिक की अगर हम बात करते हैं बड़ा ही बदसूरत लगता था देखने में, लेकिन बताते हैं कि निपुणता, देखिए कितनी चीजें ये जानता है। और कह सकते हैं कि बताते हैं कि जब रजिया सुल्ताना ये सारी विद्या याकूत मलिक से सीखती है तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि याकूत मलिक धीरे 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 आकर्षित होने लगता है किसकी ओर, रजिया की ओर। अब तो भाई तलवार विद्या हो, घुड़सवारी हो, तीरबाजी हो और भी भालाबाजी हो, याकूत मलिक की अगर हम बात करते हैं कि एक बार किसी और को घुड़सवारी सिखाए या ना सिखाए, लेकिन रजिया को जैसी देखे तो भाई सीना ऐसा चौड़ा हो जा कि भाई रजिया आ गई। अब याकूत मलिक भी कपड़े उपड़े भाई बढ़िया से पहन के, परफ्यूम उर्फ्यूम लगा के, नु भैया रजिया आएगी, रजिया आएगी, सारे काम छोड़कर नु आजा रजिया, घुड़सवारी सिखाऊंगा तुझे। अब पता चला कि भाई 1 महीना गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, घुड़सवारी सीखते सीखते पता चलता है कि भाई 1 महीने में रजिया घुड़सवारी तो सीख गई, तलवार विद्या भी सीख गई, तीरबाजी भी सीख गई, लेकिन भाई यो याकूत मलिक कुछ और ही सीख गया रजिया से। याकूत मलिक कुछ और ही सीख गया रजिया से, और वो सीख गया प्रेम करना। एले अब तो भाई याकूत मलिक पता चले कि जहां रजिया को देखे वहीं आई लव यू टू यू। अरे अब भाई रजिया भी बेचारी बड़ी परेशान, बेशरम आदमी को काला सांड पूरा वेस्ट इंडीज का किर्स गेल, जहां को जावे रजिया आई लव यू,
अरे तेरी, इस आदमी को शर्म ना आई कि राजा की पुत्री है और इससे ऐसा ना किया जाए, लेकिन प्रेम था। याकूत मलिक इतना प्रेम था, इतना आकर्षित हो चुका था रजिया के प्यार में कि उसको कुछ दिखता ही नहीं था, सिर्फ ये कहता था कि आजा रजिया तलवार विद्या सिखाऊं। अब रजिया भी बेचारी बड़ी परेशान, बोले कि आज वो आदमी तलवार विद्या कब तक सिखाएगा, 1 महीना तो गुजर गया। बताते हैं कि रजिया अत्यधिक इससे परेशान हो जाती है इस काले सांड को देखकर कि भाई इसके तो सिर्फ दांत ही, एक तो होता है काला रंग और एक हो थोड़ा सा काला, यू बिल्कुल भुट्टा काला, ऐसा दांत ही हिस्से कर ऐसा करके दिखाई देख रहे हैं इस भाई के दांत, तो पता चले कि भाई और लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई यो रजिया को यो ही आदमी मिला क्या, और ना मिला। लेकिन बताते हैं कि रजिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कहानी क्या थी, बताते हैं कि रजिया याकूत मलिक से प्रेम नहीं करती थी। रजिया याकूत मलिक से प्रेम नहीं करती थी, रजिया प्रेम करती थी। यही रजिया की, 1 मिनट रुक जाइएगा भैया, बहुत विस्तार से बताने वाला हूं कहानी, सुनते रहो बस। रजिया सुल्ताना प्रेम नहीं करती थी किससे, याकूत मलिक से। रजिया सुल्ताना प्रेम करती थी किससे, एयोले। अब यो कौन है भाई, रजिया सुल्ताना प्रेम किससे करती है, अल्तुनिया से। अल्तुनिया कौन है, भटिंडा का सूबेदार। अब यार अगर हम बात करते हैं, शुरुआत तो किसने करी, याकूत मलिक ने रजिया के लिए। अब रजिया तो भाई मिसकॉल पे मिसकॉल, मिसकॉल पे मिसकॉल, मिसकॉल पे मिसकॉल, किसको मारे जा, अल्तुनिया को। अल्तुनिया भी बेचारा बड़ा परेशान, क्योंकि रजिया एक पुरुष जैसी महिला लगती थी। रजिया के अंदर कह सकते हैं कि रजिया के प्रति अल्तुनिया को कोई फीलिंग नहीं थी, कोई लगाव नहीं था। अब रजिया पता चला कि भाई 50 मिसकॉल सुबह को, 50 मिसकॉल कह सकते हैं कि भाई दोपहर में, 50 मिसकॉल भैया सुबह को, और बीच में जो मारे करे। और अब देखे करीब भाई पूरा मिसकॉल एरिया भी इस अल्तुनिया का भर जाग रहा है, और अल्तुनिया बेचारा बड़ा परेशान। और उधर अगर हम बात करते हैं कि रजिया जब ये सारे कार्य सीख जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि याकूत मलिक से अब ये छुटकारा पाना चाहती है, और इसी छुटकारा पाने के लिए इसी रजिया ने याकूत मलिक को कह सकते हैं एक उपाधि प्रदान करी। भाई कुछ तो देना चाहिए रजिया को कि भाई इतनी विद्या सिखाई है, तो क्या विद्या सिखाई भाई, घुड़सवारी, तरवार विद्या, भालाबाजी, ये सारी विद्या सिखा चुका है, तो कहीं ना कहीं तो भाई रजिया को कुछ इसके लिए करना चाहिए। तो क्या किया, इसको एक उपाधि प्रदान कर दी, एक कह सकते हैं कि इसको एक उपाधि दी, एक एरिया दे दिया, उसका नाम था अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर, इसकी उपाधि दे दी। और यह उपाधि कोई और नहीं थी, बताते हैं कि इसी उपाधि को कहा जाता है घोड़ों का सूबेदार। घोड़ों का सूबेदार। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं घोड़ों का सूबेदार या अस्तबल का सूबेदार, मतलब अस्तबल का सूबेदार कह सकते हैं कि उनकी देखरेख कौन करता था, यही याकूत मलिक करता था। अब देखिएगा रजिया सुल्ताना की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो रजिया सुल्ताना किसकी ओर आकर्षित हो रही है, उसी अल्तुनिया की ओर। अब बेचारा इस याकूत मलिक की अगर हम बात करते हैं, तो याकूत मलिक से जब ये सारी विद्या सीख जाती है, तो जाहिर सी बात है कि भाई रजिया अब इसके करीब नहीं आएगी, रजिया को कुछ अन्य काम भी है। अब तो भाई दरबार में जब कभी भी रजिया आवे, तो भाई सबसे पहले सुबह को 7 बजे खड़ा मिले करे, यही 7 AM पर, 7 AM पर मिलता है कौन, याकूत मलिक। नो जी नमस्कार, नमस्कार रजिया। अब रजिया बड़ी परेशान, यो आदमी काला सांड और दांत निकला, 7 फीटा आदमी दरबार में मिला और ऐसा कर, रजिया सलाम। रजिया बड़ी परेशान। अब रजिया भाई यो बोला कि भाई रजिया का कोई जवाब नहीं, कोई मिसकॉल नहीं। अब यो आदमी पता चलता है कि रजिया को कॉल पे कॉल, पता चला कि भाई रजिया ने एक ही काम किया, अगर इस आदमी से छुटकारा पाना है तो भाई इसने तो, रजिया ने याकूत मलिक का फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, बोला कि ले अब करता रहे फोन। अब तो वही आवे कि भाई जिस नंबर पे आपने कॉल किया वो कवर क्षेत्र से बाहर है,
डायल किया हुआ नंबर सही नहीं है, नंबर से पहले 0 लगा लो। अब ये सारी बातें भाई याकूत मलिक के सामने जब पेश होती है तो याकूत मलिक को भी पसीना आने लगता है, जैसे मुझे आ रहा है इस समय। याकूत मलिक को भी पसीना आने लगता है कि भाई क्या किया जाए, कुछ तो गड़बड़ है। रजिया के इतने करीब आने का कारण क्या था कि रजिया से अत्यधिक प्रेम करता था याकूत मलिक। अब पता चलता है कि यही याकूत मलिक सोचता है कि भाई मुझे इस कहानी को आगे बढ़ाना है, और एक दिन खुले दरबार में जाकर यही याकूत मलिक प्रपोज कर देता है रजिया को कि अब जो भी है मैं हूं तेरे लिए और तू मेरे लिए है। इसी से परेशानी होकर रजिया के दरबार में विद्रोह हो जाते हैं, और विद्रोह हो जाने के बाद पता चलता है कि एक विद्रोह भटिंडा में भी हो जाता है, और भटिंडा में विद्रोह कौन करता है, वही भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया। अब अल्तुनिया बताते हैं कि रजिया सुल्ताना इसी विद्रोह का दमन करने के लिए भटिंडा रवाना होती है, और ये सारे कमान किसको सौंप जाती है, उसी अल्तुनिया भटिंडा के उसी को याकूत मलिक को, कि मैं किसी विद्रोह का दमन करने के लिए बाहर जा रही हूं, और आप क्या करें, जब तक मैं ना आऊं इस दिल्ली सल्तनत की देखरेख में आपके ही नजर में रहेगा। उसी बीच में बताते हैं कि रजिया सुल्ताना रवाना हो जाती है कहां के लिए, भटिंडा के लिए। और भैया जब भटिंडा पहुंचती है, अल्तुनिया पहले ही भुना बैठा है कि भाई रजिया सुल्ताना बिना नकाब के, कह सकते हैं कि पुरुषों के कपड़े पहनकर कहां पहुंची है, दरबार में पहुंची है। अब रजिया सुल्ताना तो भाई जो भी बोले कि इसी से बोले कि एक तरह से क्या करें कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन बताते हैं कि यही अल्तुनिया कहता है कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता हूं, मैं तुझसे प्रेम नहीं करता हूं। अब रजिया बोले कि भाई किससे करे बता, भाई शासिका है, मैं किसी से प्रेम करता हूं तो भाई बता किससे करे। उधर रजिया के होश उड़ गए, और पता चला कि भाई जब फेस टू फेस रजिया को देखा, ऐसा लगा कि सेम पुरुष जैसी, तो भाई इसके भी होश उड़ गए कि भाई अब क्या करूंगा इसका, महिला के गुण हो तो कुछ करूं भी। लेकिन बताते हैं कि एक लालच देती है यही रजिया सुल्ताना, और कहती है कि मेरा एक महिला होना ही दोष है, मेरा एक महिला होना ही दोष है, अगर मैं पुरुष होती तो मैं इस शासन को आगे तक चला सकती थी। इसीलिए बताते हैं कि मित्रों यहां पर भटिंडा का सूबेदार को लालच दिया जाता है। वो लालच क्या था, वो लालच ये था कि अगर हम दोनों मिलकर इस दिल्ली सल्तनत के शासन को चलाएं तो बहुत लंबे समय तक हम चला सकते हैं, लेकिन ये शासन तभी चलेगा कि आपको क्या करना होगा, मुझसे विवाह करना होगा। एक लड़की बोल रही है, देख लो भाई, एक लड़की बोल रही किससे, भटिंडा के सूबेदार से, कि भाई मुझसे शादी कर ले और हम दोनों मिलकर क्या चलाएंगे, शासन चलाएंगे। इसी बीच में लालच आ जाता है इसी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया को, और इस तरह से पता चलता है कि अल्तुनिया क्या कर लेता है, शादी कर लेता है किसके साथ, आपके रजिया के। और रजिया सुल्ताना शादी करने के बाद हनीमून पर निकल जाती है रजिया सुल्ताना, और रजिया सुल्ताना की कहानी में और बता रहा हूं आपको। तो जब रजिया सुल्ताना भटिंडा से, देखिएगा, रजिया सुल्ताना ने शादी कर ली किसके साथ, शादी करी अल्तुनिया, अल्तुनिया के साथ क्या कर ली भैया, शादी कर ली। और यही रजिया रवाना हो जाती है हनीमून के लिए, कहां के लिए, दिल्ली के लिए। और बताते हैं कि एक पत्र लिखती है अपने भाई, किसको, अपने भाई बहराम शाह को, कि मुझे, बहराम शाह को क्या लिखती है भैया, एक पत्र लिखती है अपने भाई बेटी है। और उस पत्र में क्या लिखा हुआ था, पत्र में यह लिखा हुआ था कि अल्तुनिया ने मुझे क्या बना लिया है, बंदी बना लिया है। तो बताते हैं कि यहां से बंदी बनने की खबर जैसे ही मिलती है बहराम शाह को, तो बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रेमी था इसी का, इसी रजिया का प्रेमी था याकूत मलिक। याकूत मलिक बहुत ही चतुर व्यक्ति था कि भाई बंदी कुछ ना बनाया रजिया को, रजिया को बंदी नहीं बनाया, कुछ और ही बना लिया। और पता चलता है कि भाई याकूत मलिक ने भी, यही पता चलता है कि बंदी उसको ना बनाकर उसके साथ क्या कर ली है, उसने शादी कर ली है। अब याकूत मलिक क्रोधित हो जाता है और कहता है कि रजिया अगर मेरी ना तो रजिया इसकी भी ना, आ जा लाइन पे। अब रजिया हनीमून मनाने के लिए कहां पहुंच जाती है, दिल्ली से। और दिल्ली से पहले ही एक स्थान पड़ता है
कैथल। कैथल नामक स्थान पर बताते हैं कि एक पेड़ के नीचे दोनों आराम करते हैं और आराम करने के बाद बताते हैं कि यहां पर बैठा था याकूत मलिक अपने कुछ डाकू के साथ और पता चलता है कि सबसे पहले सर काटता है यही याकूत मलिक बहराम शाह की सहायता से, किसका? रजिया सुल्ताना का। और उसके बाद आपके अल्तुनिया की भी हत्या कर दी जाती है और इस तरह से पता चलता है कि रजिया सुल्ताना की एक षड्यंत्र द्वारा हत्या कर दी जाती है डाकुओं के द्वारा। किस स्थान पर? कैथल नामक स्थान पर। और देखिएगा कैथल नामक स्थान पर ही क्या है? रजिया का क्या है? मकबरा है। तो याद रखना है कैथल नामक स्थान पर क्या है? मकबरा। तो याद रखना है कि रजिया सुल्ताना का मकबरा कहां पर है? तो आपको बताना है कैथल नामक स्थान पर। आज के लिए दोस्तों इतना ही है और मैं समझता हूं कि यह कहानी आपको लगभग समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो मुझे जरूर कमेंट करें और चैनल का थोड़ा सा भैया ध्यान रखें, चैनल को जितना शेयर हो सके वहां तक पहुंचाए। मैं कहानी को आपको ऐसे ही, जो कहानी जैसी है वैसे ही आपको बताऊंगा और लगभग उम्मीद करता हूं अगर आप लोगों का प्यार मुझे मिलता चला गया और आपने मुझे लाइक करते चले गए चैनल को या मुझे, तो आपको कहीं ना कहीं एक जबरदस्त कहानी लेकर ही मैं आपके बीच में आऊंगा और इतिहास को आपसे प्यार में कराकर रहूंगा, जैसे कि रजिया सुल्ताना प्यार में पागल हो गई थी किसके? अल्तुनिया के। तो मैं वादा करता हूं आपसे कि जैसे अल्तुनिया के प्रेम में पागल हो चुकी थी रजिया, तो आप भी हिस्ट्री के प्रेम में पागल हो जाएंगे और बोलेंगे कि सर एक वीडियो और दे दो, एक वीडियो और दे दो। मैं वादा करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।